हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरबीएससी स्टडी ऑनलाइन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और आपकी बुक का चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरह इसका भी इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमें बताया गया है कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में हर जगह इम्पोर्टेंट है। हमारे फूड डाइजेशन में, हमारे इक्विपमेंट्स में, हमारी डिवाइसेस में, हमारे केमिकल्स में, हमारी दवाइयों में, मतलब ज़िंदगी की जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसमें केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो मैंने इसको आपको टेबलर फॉर्म में दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड और बेस होता क्या है और इन दोनों का डिफरेंस भी इसी टेबल में पता चल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में भी याद रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड का जो लैटिन नेम है, मतलब ये जो नाम जहाँ से आया है इसका लैटिन नेम है एसिडस, जिसका मतलब होता है साउर, मतलब खट्टा। तो ये मैं लिखना भूल गया, एसिड का लैटिन नेम एसिडस है, ACIDUS। तो देखते हैं, एसिड साउर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी फलों का स्वाद खट्टा होता है उन सभी में एसिड होता है। जैसे मैंने अगले पेज में आपको दिखा भी रखा है, जैसे संतरा, लाइम, लेमन, मैंगो, सब में एसिड होता है। तो सबसे पहले है एसिड साउर इन टेस्ट। सेकेंड है कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये लिटमस पेपर होता है क्या? ये एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि जो सामने हमारी लिक्विड है वो एसिड है कि बेस है। अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, और अगर बेस के अंदर डालते हैं तो रेड कलर का लिटमस ब्लू हो जाता है। अगला है pH <7। pH आपके एक स्पेशल टॉपिक है इसी चैप्टर में जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसका pH <7 होता है, बी के लिए आप इतना ही याद रखिए। और बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है और बेस स्वाद में खट्टा होता है। अब इनके एग्जांपल्स देख लो, जैसे एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, खूब सारे एसिड होते हैं। ऐसे बेस भी खूब सारे होते हैं, मैंने 2-3 लिख रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खूब सारे होते हैं। बेसिस को अल्काली भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि साल्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कौन से फल में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, CH3COOH। सॉरी, थोड़ी राइटिंग ख़राब हो रही है। और जो अगला है वो है टमरिंड। टमरिंड मतलब इमली। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपकी किताब में नहीं है। अगला है ऑरेंज, उसमें होता है स्कॉर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी आपकी किताब में नहीं है। अगला है स्टिंग ऑफ एंट, इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपको पूछते भी यार, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार लिख देता हूँ, HCOOH, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगला है लेमन। लेमन मतलब नींबू। नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, इसी कारण ये खट्टा होता है। और गैस्ट्रिक जूस, हम खाना पचाते हैं तो उसके अंदर खूब सारे केमिकल्स लगते हैं, तो पेट के अंदर जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसके अंदर HCl एसिड होता है, प्योर HCl नहीं होता, थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होता है। उसमें डाइल्यूट आप समझते होंगे, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। फिर भी बता देता हूँ, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा आता है, कंसनट्रेटेड में कम आता है। और अगला है कर्ड, मतलब दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। तो अब देखते हैं साल्ट। साल्ट होता क्या है? तो जब एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तब एक रिएक्शन होती है जिससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप नाम से समझ रहे होंगे, न्यूट्रलाइजेशन, जो न्यूट्रल कर देता है, मतलब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी खो देते हैं। मतलब अगर आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो ना वो स्वाद में खट्टा आएगा ना कड़वा आएगा, वो अलग ही चीज़ बनेगी जिसे हम बोलते हैं नमक। और साथ में पानी भी बनता है। जैसे मैंने नीचे रिएक्शन लिख रखी है HCl + NaOH, ये बना रही है NaCl + H2O। अब इसकी जो ये हुई कैसे रिएक्शन, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो साल्ट बनेगी वो भी एसिडिक बनती है। और ऐसे अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो बेसिक साल्ट बनती है, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वैसी बनेगी। अच्छा जी, अब आगे एक टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट ऑफ
इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मतलब साल्ट का जो यूनिट फॉर्मूला होता है उसमें जितने वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं उसे बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हीं के फॉर्मूले लिए हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है CaSO4, ये तो साल्ट है, आगे हाफ H2O, ये वाटर है, तो इसकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा वो हाफ H2O। ऐसा अगला K2SO4 Al2SO4 का उल्ट्राइज (224H2O) पोटास एलम, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा आप 24 वाटर्स के मॉलिक्यूल है। अब अगला है अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस ने कहा था कि जो सब्सटेंस एक्वेस सॉल्यूशन, यहाँ आप एक्वेस सॉल्यूशन को पानी समझिए, पानी में घुलने में H+ आयंस देते हैं वो तो एसिड होते हैं, और जो OH- आयन देते हैं, जिस OH- आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं और H+ को हाइड्रोजन आयन, वो बेस होते हैं। तो जैसे नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि HCl है, वो एक एसिड है, तो अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो 2 हिस्सों में टूटता है, एक तो H+ जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं, और एक Cl-। ऐसे ही आप कोई सा एसिड डाल दीजिए वो हमेशा टूटेगा। आप टेबल में देख रहे हो HNO3 है, वो भी H+ में टूट गया NO3- में, और जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन के आ रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है ये, समझ गए होंगे आप। अब आपकी किताब में एक चीज़ रखे कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये होता क्या है कि ये होता ये है कि जो ये H+ है, ये पानी एक्वस सॉल्यूशन में डाला, उसमें H2 होता है, तो H+ H2 से मिलकर ये H3O+ बना लेता है। तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन, समझ गए होंगे आप। तो हाइड्रोनियम आयन के बारे में पूछे तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरेनियस थ्योरी तो सिंपल थी, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और वीक वो होते हैं जो कम्प्लीटली नहीं होते हैं। अगली है ब्रॉन्स्टेड लाउरी, इसमें खूब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ नोट करने की, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब वो हीट को लिबरेट करती है। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड और लाउरी 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन होता क्या है, मतलब H+, जो हमने पीछे देखा था ना, ये H+, एसिड पानी में H+ दे रहा है, तो वही H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब नीचे आपको एक डायग्राम है, आप उसमें देखिए H2O है, इसने एक H+ रिलीज कर दिया, तो आगे जाके इसमें नीचे लिखा हुआ है डोनेट्स प्रोटॉन, ये बन गया OH-। और NH3 है, ये बेस कहलाया क्योंकि इसने जो ये H2 ने H+ डोनेट करा था, ये इसने ले लिया और NH4+ बन गया। एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। ये H2 ने H+ डोनेट करा और ये OH- रह गया। अभी जो H+ इसने डोनेट करा था, ये इस NH3 ने ले लिया और क्या बना लिया, NH4+। समझ गए होंगे आप। तो इसी को हम बोलते हैं कंजुगेटेड। अब जो रिएक्शन के बाद ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो जिसने एक्सेप्ट करा उसको तो हम बोलेंगे कंजुगेटेड बेस, और जिसने डोनेट करा था उसको हम बोल देंगे कंजुगेटेड एसिड। तो ये तो हो गया एसिड कंजुगेटेड, और हो गया कंजुगेटेड बेस। तो आप समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस ने कहा था कि एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जो ब्रॉन्स्टेड लाउरी था, इसकी जो थ्योरी थी ये फेल हो गई थी, क्योंकि ये एप्रोक्टिक एसिड जैसे कि CO2 SO2 और BF3 को समझा नहीं पाया था कि ये एसिड है कि बेस है। इसलिए लेविस भाई साहब ने कहा कि जो सब्सटेंस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वो तो होते हैं एसिड, और जो इनको डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस। अब इसको पहचानने का एक तरीका है, आपका सवाल भी आता है कि पहचानिए, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। तो हम देखते हैं सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड के बारे में देखते हैं। तो जो एसिड होते हैं ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसके एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये ट्रिक है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Mg+2 और Na+ और Mg+ तो ही क्या Ca+ ले लो, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे लेविस एसिड होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। BF3
AlCl3, इसको भी याद रखना आप, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, और बाकियों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। अब बात करते हैं बेस की। तो ये जो बेस होते हैं लेविस बेस, इनके ऊपर या तो आपको डॉट डॉट बने दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, H2 के पास ये दो होते हैं, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन के नीचे, ऐसे NH3। तो इसके लिए ये ट्रिक है, डॉट डॉट देख के आप बता सकते हैं कि ये बेस है। और मैंने इस लेविस कॉन्सेप्ट को आप एक तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ये जो मैंने ट्रिक बताई इसको याद रखिएगा। अब आगे आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये तो मैंने आपको बता दी थी कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में और बेस रेड को ब्लू में करता है। अगली है कि एसिड को जब हम मेटल्स से मिलाते हैं ना, तो एक साल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तभी आपने सुना होगा कि अचार को हम कभी स्टील के डब्बे में नहीं रखते, नींबू पानी को स्टील के उसमें नहीं रखते। क्या नींबू पानी हम स्टील के ग्लास में पीते हैं पर स्टोर करके नहीं रखते, वो तुरंत ही पी जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एसिड है ना, वो उस मेटल को गला देती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साल्ट निकल जाती है, इसलिए हमारा पूरा मेटल ख़राब हो जाता है। अब हमें पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस निकली? तो आप ये देख रहे होंगे डायग्राम, इसमें जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने कुछ मेटल्स के पीस डाल रखे हैं, और मेटल भी कौन सा है? जिंक, और H2SO4 एसिड मिला रखा है। तो जैसे हमने ये करा तो यहाँ पे रिएक्शन हुई, यहाँ पे हुई रिएक्शन। तो रिएक्शन में H2 गैस है, गैस हमेशा ऊपर उड़ती है गैस। गैस के आगे तब भी आपने ये एरो का साइन भी देखा होगा, क्योंकि गैस उड़ती है हवा में। तो ये गैस उड़ी और इस ट्यूब की वजह से इसमें आई। अब पानी में से भी उड़ेगी गैस, इसलिए बुलबुले के फॉर्म में उड़ी। और जब हमने मोमबत्ती रखी तो हाइड्रोजन एकमात्र गैस है जो सीधी जल जाती है। मतलब हर गैस को, हर एक चीज़ को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर हाइड्रोजन खुद ही जल जाती है। तो हमें चट चट की आवाज़ आई, पॉप साउंड आई, जिससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकली है। अब इसके रिएक्शन भी समझ लीजिए। H2SO4 क्या है? एसिड। तो इसने H2 रिलीज कर दिया, और बाकी का जो SO4 बचा वो जिंक से मिल गया, ZnSO4 बन गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अभी हमें से पता कैसे चला? हमने देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि अगर एसिड को बेस से मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। अब वैसे हमने मेटल ऑक्साइड को एसिड में रख के देख लिया तो पता चला साल्ट और वाटर बन रहे हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा लग गया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। अभी आप रिएक्शन देख लीजिए, CuO है, तो CuO है ना, इसने अपना ऑक्सीजन लिबरेट कर दिया, और ये जो 2HCl है इसने Cl रिलीज कर दिया। तो ये जो Cl है तो इसने ले लिया, जो ये ऑक्सीजन था ये 2H ने ले लिया, तो बन गया H2O। और ये जो C और Cl मिलके CuCl2 बन गया, क्योंकि 2 आगे था तो Cl 2 थे। समझ गए होंगे आप? ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर। एक्वेस सॉल्यूशन मैंने आपको पानी बताया था, और पानी वैसे भी कंडक्टर होता है, पर लेकिन अगर उनमें एसिड और बेस मिला देते हैं तो आयंस बन जाते हैं, और वो आयंस की वजह से वो और अच्छा कंडक्टर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे ढंग से, फिर भी आप समझ लीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक में तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस की वजह से फ्लो होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज के आयंस होते हैं, ये ऑपोजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, इस वजह से करंट चालू हो जाती है। वैसे आपके लेवल का नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं जानना, आपको बस इतना ध्यान रखना है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल। लगभग पूरा चैप्टर हम कल कर लेंगे। कल मतलब अगली वीडियो में, पूरा नहीं 2 समय का, क्योंकि आपको डिटर्जेंट्स और सोप में ढंग से समझाऊंगा। ये तो भी थोड़ी इजी थ्योरी थी। और आपको बता देता हूँ लेविस कॉन्सेप्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखना। और लेविस कॉन्सेप्ट के अलावा आपको एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी याद रखना है। और आपका सवाल है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको एक्सोथर्मिक बताई थी, तो एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मेरे को बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और कोई मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं फर्स्ट चैप्टर की, उनको भी आप देख लें ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके। और उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ।
इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा जिनकी बोर्ड में आने की 100% गारंटी है। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।